सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुग्रेबल। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। होप ये भी आपको पसंद आएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ चला रहे हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बहुत सारे भर्तियां भी निकली हैं, जैसे कि DSSB वगैरह की। तो उन सब के लिए, यानी कि कोई भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो है पॉलिटी का। और पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सबको याद रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सबके लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज़ लेकर आती हूँ। आपको सिर्फ मैं वही आर्टिकल्स करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। और ये वही आर्टिकल्स हैं मोस्टली जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख रखे हैं। तो प्लीज़ जहाँ पर मैं स्टार बनाऊंगी उसको आप प्लीज़ नोट ज़रूर कर लेना, बिकॉज वो वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो काफ़ी बार पेपर्स में एज इट इज़ रिपीट होते रहते हैं। ओके, सो बिना देरी करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं ऑलरेडी इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अपलोड कर चुकी हूँ, और आज जो ये हमारा पार्ट 3 है सीरीज़ का। प्लीज़ जिन्होंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है उसको जाकर ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपको मेरी वो वीडियोज़ पसंद आएंगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। और जो हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ सभी के लिए लेकर आते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमने नेशनल कमीशन तक कर लिया था। पार्ट 3 में आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी आर्टिकल नंबर 93 से। ओके, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 93। अब आर्टिकल नंबर 93 क्या कहता है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। दैट मीन्स आर्टिकल 93 में क्या बताता है कि लोकसभा के मेंबर्स क्या करेंगे, एक स्पीकर को इलेक्ट करेंगे और एक डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज किसी भी सदन को चलाने के लिए जैसे होता है ना कि कोर्ट चलाने के लिए एक जज की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से किसी भी सदन को चलाने के लिए एक स्पीकर की ज़रूरत होती है। और अगर स्पीकर किसी वजह से नहीं होता है तो उस केस में डिप्टी स्पीकर उनकी जगह ले लेता है। तो इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो कौन से आर्टिकल के अंदर होती है? आर्टिकल 93 के अंदर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। वो है हमारा आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 बताता है वोटिंग इन हाउसेस। यानी कि आर्टिकल 100 हमें क्या बताता है कि जो भी बिल्स वगैरह या जो भी कुछ पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, उनके ऊपर वो किस तरीके से डिसाइड होंगे, कौन से बिल के लिए किस तरीके की मेजॉरिटी चाहिए होगी, वो सब हमें कौन बताता है? आर्टिकल 100 बताता है। यानी कि वोटिंग होगी हर बिल के लिए। ठीक है, ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 100 बताता है। उसके बाद है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 क्या बताता है हमें? पावर, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ एमपीज़। यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके क्या क्या पावर्स होंगी और क्या क्या उनकी प्रिविलेजेस होंगे। बिकॉज आपका पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते आपको कुछ प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं, है ना। तो वो सब कहाँ लिखे हुए हैं? आर्टिकल 105 में लिखे हुए हैं। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 106। आर्टिकल 106 हमें क्या बताता है? सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एमपीज़। यानी कि ये बताता है कि किस तरीके से उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेज डिसाइड किए जाएंगे और कौन से, यानी कि जैसे कि आपको पता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है सैलरी एंड अलाउंसेज दिए जाते हैं एमपीज़ वगैरह के, प्रेसिडेंट के भी, पीएम के भी, है ना। तो वो सब डिसाइड करने के लिए क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 106 के अंदर लिखा हुआ है। ये सब अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के लिए मैं फिर से यहाँ पे स्टार बना देती हूँ। दैट मीन्स आपको ये नोट ज़रूर करना है। और अगर आपको मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उनकी पीपीटी या पीडीएफ जो भी चाहिए, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के ज्वाइनिंग का लिंक आपकी मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और अगर आप जस्ट सिंपली एजुग्रेबर भी टाइप करोगे, एजुग्रेबर में यहाँ पे लिख देती हूँ ओके आपके लिए, एजुग्रेबर। ओके, अगर आप लास्ट में BE आ रहा है, ओके, अगर आप एजुग्रेबर सिंपली टाइप करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई PDF चाहिए किसी बुक का, तो वो आप मेरे से वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। और अपनी वीडियोज़ की भी PPT में वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो आपको बता रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो है आर्टिकल 108। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 108 अभी क्या बताता है? ये है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस क्या होता है? मैं आपको एक बार सब रब करके फिर बताती हूँ। ओके, हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल 108 क्या बताता है। आर्टिकल 108 में बोलता है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। मान लो कि कोई बिल है, ठीक है, एक होती है हमारे पास लोकसभा, एक होती है हमारे पास राज्यसभा। ठीक है, आपको पता है 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के। मान लो कोई बिल है, वो लोकसभा में पास हो गया है लेकिन राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया या फिर उसमें पास नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक।
ये जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ इनको प्लीज़ याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। दोबारा से लिख देती हूँ मैं आपके लिए, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक। ये जो टर्म्स हैं प्लीज़ इनको लिख लेना कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आपकी लोकसभा ने पास कर दिया और आपकी राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे में इसको क्या बोलते हैं? हम डेडलॉक बोलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो दोनों की एक जॉइंट मीटिंग बुलाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज। दोनों हाउसेज की एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। उसको प्रिजाइड कौन करता है, यानी कि उसको चलाता कौन है? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि जो प्रिजाइडिंग स्पीकर होगा वो लोकसभा का होगा। तो ऐसे में अगर कोई बिल एक हाउस पास कर देता है, दूसरा हाउस नहीं करता है, तो उसको उस पर चर्चा करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं, उसके लिए क्या किया जाता है? जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जो है आर्टिकल 108, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अब मैं स्टार बना देती हूँ। इसको प्लीज़ 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 नोट कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देख रखे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या एमए का कोई एंट्रेंस हो या कोई और हो, ठीक है। तो उनमें क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, तो प्लीज़ नोट कर लेना इनको। आगे बात करते हैं, जो आगे का आर्टिकल लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, तो जो आगे का आर्टिकल लिखा है वो है आर्टिकल 109 एंड 1110, यानी कि मनी बिल। इसमें जो 109 है आप उसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज जो बेसिकली मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 110 के अंदर है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? 110, ठीक है। आर्टिकल 110 में ये बताएगा, मनी बिल बताएगा कि कौन सा जो बिल है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा, वो किस में लिखा है? आर्टिकल 110 में लिखा है, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस समझ आ रही हैं या मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 139, यानी कि 139 आर्टिकल है हमारा, जो है एससी पावर टू इशू रिट्स, ठीक है। आप इसका मतलब समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आर्टिकल 139 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पावर है किसको इशू करने की? रिट जारी करने की। जैसे कि मैंने आपको जो लास्ट पार्ट था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में फंडामेंटल राइट, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इशू करने की पावर होती है? रिट जारी करने की पावर होती है, और कौन से केसेस में? वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो अगर किसी भी राइट का वायोलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जारी करवाने के लिए क्या इशू कर सकती है? रिट जारी कर सकती है। और ये जो रिट जारी करने की जो पावर है वो किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 139 में लिखी हुई है। और कौन से रिट्स होते हैं? अगर आपको याद है वो पाँचों रिट जो मैंने आपको बताए थे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो पाँचों रिट कौन कौन से हैं, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं चाहती कि आप जस्ट मेरी वीडियोज़ को देखते जाओ, मैं आपको साथ के साथ लर्न भी करवाना चाहती हूँ, ओके। सो प्लीज़ अगर आपको वो पाँचों रिट याद हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नहीं याद है तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो जाके ज़रूर वॉच कर लेना, बिकॉज मैंने उन पाँचों रेट के बारे में उस वीडियो में बता रखा है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 क्या बताता है हमें? सुप्रीम कोर्ट लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। दैट मीन्स आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी अपेक्स कोर्ट है, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट है। तो यानी कि इसका जो भी फैसला होगा वो नीचे की जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उन सब पर क्या होगा? बाइंडिंग होगा, ठीक है, बिकॉज वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, इसलिए उसका जो भी जजमेंट होगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 155, ठीक है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। अब स्टेट आपको जैसे मैंने बताया था कि हर स्टेट के लिए गवर्नर होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट के लिए ही बनाया जाए, लेकिन स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से चलाने के लिए एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। तो उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 155 में लिखी हुई है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 क्या बताता है? यहाँ पर आप ध्यान देने की बात है, ठीक है, जो मैं बोलूँगी प्लीज़ उनको ध्यान से सुनना। यहाँ पर है पार्डन पावर टू गवर्नर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उस टाइम मैंने आपको प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स शायद बताई थी, और नहीं बताई होंगी तो इस वीडियो में शायद आगे आएगा वो आर्टिकल, तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगी पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या होती हैं। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास पार्डन होता है, माफ़ करना, क्षमा करना, ठीक है,
तो जिस तरीके से हमारे जो वो हैं प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके पास जिस तरीके से माफ़ी करने की या किसी की सज़ा को कम करने की या रद्द करने की जिस तरीके की पावर्स होती हैं, उसी तरह की कुछ पावर्स किसके पास होती हैं? गवर्नर के पास होती हैं। किसके पास होती हैं? गवर्नर के पास होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी की फांसी तक को भी रद्द कर सकता है, यानी कि किसी की डेथ ऑफ सेंटेंस को भी हटा सकता है। लेकिन ऐसी पावर क्या नहीं होती? गवर्नर के पास नहीं होती। गवर्नर के पास किस तरीके की पावर होती हैं? जैसे कि रेस्पाइट, रेमिशन, ये वर्ड्स मैं जो बोल रही हूँ आप प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसलिए धीरे धीरे बताती हूँ आपको। रेस्पाइट, रेमिशन एंड कम्यूटेशन, ठीक है, और रिप्राइव भी एक लिख सकते हो आप। इनका मैं मतलब आपको बताती हूँ, ये जो टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए बिकॉज ये उसकी पावर्स को डिफाइन करती हैं। कौन सी पावर्स को? पार्डनिंग पावर्स को। रेमिशन क्या होता है कि जो वो है सज़ा है, आप उसका कैरेक्टर ना चेंज करते हो, उसका टेन्योर कम कर दो, यानी कि जो 10 साल की सज़ा है उसको आप 5 करवा दो, 7 करवा दो, तो ये क्या कहलाता है? रेमिशन कहलाता है। उसके बाद आता है रेस्पाइट। रेस्पाइट क्या होता है कि आप किसी स्पेशल ग्राउंड पर उसकी जो सज़ा है उसको कम करवा दो। जैसे कि मान लो कोई हैंडीकैप है, ठीक है, उसको अगर किसी केस में 10 साल की सज़ा हुई है, तो जो गवर्नर है वो उसकी सज़ा को उसकी स्पेशल कंडीशन के आधार पर क्या करवा सकता है? कम करवा सकता है। उसके बाद आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि जो उसकी पनिशमेंट होती है वो किसी और पनिशमेंट के साथ रिप्लेस कर सकता है। रिप्राइव में क्या होता है कि टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, किसका? हैंगिंग का। जैसे कि जो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो उसको पूरी तरह से रद्द कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकता है? वो उसको सस्पेंशन कर सकता है, यानी कि उसकी जो फांसी की सज़ा मान लो आज होनी है तो वो उसको सस्पेंड कर सकता है कि इसको आज नहीं करके हम कभी और कर सकते हैं। तो ये कुछ पावर्स हैं गवर्नर की, पार्डनिंग पावर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं स्टार बना देती हूँ। उसके बाद है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 हमें क्या बताता है? एडवोकेट जनरल, स्टेट लीगल एडवाइज़र, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। स्टेट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। और जो एडवोकेट जनरल होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है, स्टेट को और अच्छे से चलाने के लिए, यानी कि उसके एक छोटा पद आप इसको मान सकते हो, ठीक है, ईजी लैंग्वेज में। उसके बाद है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 हमें क्या बताता है? ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये बताता है कि जो एक चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, तो वो बहुत सारी हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में जाके उनको पढ़ सकते हो, बिकॉज अगर एक एक बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की वीडियो है, तो मैं उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे आपके लिए, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल 224A, जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस इन हाई कोर्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें कोई इतना संगीन केस है जिसमें आपको क्या ज़रूरत है? किसी ऐसे पर्सन की या फिर किसी ऐसे जज की ज़रूरत है जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कि वो बंदा जो हो एक्सपीरियंसड हो, उसने काफ़ी अच्छे अच्छे फैसले अपने पास्ट में, यानी कि जो उसका रिकॉर्ड रहा है उसमें लिए हों, और आपको कोई ऐसा मैटर है जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? जो रिटायर्ड जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, आप उनको अपॉइंट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर केस के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो वो किसके अंदर प्रोविज़न है? आर्टिकल 224A के अंदर है, ओके। सो आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा होगा या फिर कोई भी आपको मेरी गलती नज़र आ रही होगी, आप मेरे पढ़ाने का तरीके में कुछ सुधार करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो, तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करने की कोशिश करूँगी, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 226, रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे तो आप बहुत सारे स्टार बना लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पावर्स होती हैं, ये सबको पता होता है, लेकिन हाई कोर्ट के पास भी रिट पावर्स होती हैं। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और बच्चे क्या कराते हैं? नो कराते हैं। मान लो एक ईजी सा क्वेश्चन है कि कि हाई कोर्ट के पास रिट पावर्स होती है या नहीं होती हैं, तो बच्चों ने अगर नो कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज रिट पावर्स हाई कोर्ट के पास भी होती हैं, ठीक है। और दोनों की रिट पावर में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये समझ लो कि रिट पावर हाई कोर्ट की कौन से आर्टिकल में दी गई है? 226 के अंदर दी गई हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि हाई कोर्ट के पास जो रिट पावर्स होती हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट पावर्स होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो रिट होते हैं वो सिर्फ तभी जारी कर सकती है जब वहाँ पर क्या हो? वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो, ठीक है। ये ध्यान रखना जो मैं आपको बोल रही हूँ, वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा तभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? अपने रिट्स को जारी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है? हाई कोर्ट की पावर थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट से बढ़ती हुई नज़र आती है। किस तरीके से नज़र आती है?
वो इस तरीके से नज़र आती है कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, तो जो बाकी के जो केसेस होते हैं यानी कि हाई कोर्ट के पास अदर देन फंडामेंटल राइट जितने भी और तरीके के केसेस होते हैं उनमें भी रिट करने की पावर होती है, लेकिन ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो प्लीज़ ये डिफरेंस दोनों में याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 335। 335 में क्या बताता है, रिजर्वेशन प्रोविजंस बताता है कौन सी कास्ट के लिए, SC एंड ST के लिए। ओके, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी वो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो है हमारे इमरजेंसी प्रोविज़न। यहाँ पर आप तो स्टार 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 जितने स्टार बना सकते हो बना लो, और प्लीज़ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको ज़रूर से लिख लेना, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। मैं इतनी बार मोस्ट बोल रही तो उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, तो प्लीज़ आप इसको नोट ज़रूर कर लेना और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं आपको अभी बताऊँगी। इमरजेंसी क्या होती है, 3 तरीके की इमरजेंसी होती हैं जो आर्टिकल 3 में बताई गई हैं। एक आर्टिकल 352 में बताई गई है, एक आर्टिकल 356 में बताई गई है और एक आर्टिकल 360 में बताई गई है। ठीक है, आर्टिकल 352 में क्या बताता है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कब लग सकती है, जैसे कि कोई वॉर का डर है आपको देश के ऊपर, कोई सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस में भी आर्म रिबेलियन होना चाहिए, दैट मीन्स हथियारों का प्रयोग। ठीक है, लेकिन ऐसे कोई बहसबाजी हो रही है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पर इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलकर जब JP नारायण वो कर रहे थे आंदोलन, तो उनके नाम पर इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर उन्हें इमरजेंसी को लगा दिया था। तो उसके बाद अमेंडमेंट करके ये प्रोविज़न लाया गया कि ओनली आर्म्स रिबेलियन के बाद ही आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हो। और बाकी अगर कोई स्टेट को खतरा है या एक्सटर्नल वॉर की सिचुएशन आ जाती है या फिर सिक्योरिटी को कोई खतरा है, तब भी जो है गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी को लगा सकती है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 356 जो है स्टेट इमरजेंसी। मान लो कोई स्टेट है, वो अपने स्टेट कोई मिनिस्टर वगैरह जो भी है अपने स्टेट को चलाने में क्या होता है, असफल हो रहा है, स्टेट के पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल होता नज़र आ रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट उस सारी पावर्स को, स्टेट की सारी पावर्स को अपने हाथों में ले सकता है और वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। और वहाँ पर जितने भी प्रोविजंस बनाने की फिर पावर आ जाएगी, किसके पास आ जाएगी, पार्लियामेंट के पास आ जाएगी, यानी कि सारा जो कार्यभार होगा वो पार्लियामेंट से चलेगा। फिर उसके बाद है आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, आप ये बात रखना जो अदर आर्टिकल्स हैं यानी कि जो अदर इमरजेंसीज हैं उनके कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होती है कि कितने टाइम पीरियड तक वो हो सकती हैं, या फिर कितने टाइम पीरियड के बाद उनको दोबारा लगाने के लिए क्या करना होगा, दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर अपील करनी होगी। लेकिन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक अकेली ऐसी इमरजेंसी है जो इनडेफिनाइट टाइम के लिए लग सकती है, यानी कि इसके लिए कोई भी जो है सीमा निर्धारित की हुई नहीं लिखी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कई बार, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ, इसको आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन पहले आ चुका है। बच्चे क्या सोचते हैं कि इनके लिए 6 मंथ था तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी 6 मंथ्स होगा। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो टाइम लिमिट है वो इनडेफिनाइट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो जब तक चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे उसमें लगती है, केस में जैसे कि मान लो आपके देश के पास यानी कि आपकी कंट्री के पास इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वो अपने डेली के एक्सपेंडिचर्स को निकाल सकें। ओके, जैसे कि डेली का जितना भी पूरा देश का खर्चा होता है उसको भी वो मैनेज कर सके, तो ऐसे केस में क्या लग जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। और एक भाग्य की बात ये है कि हमारे देश में कभी भी अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है और भगवान न करे कि कभी ऐसी सिचुएशन आए भी, इसलिए जो आर्टिकल 360 है वो आज तक कभी भी लगी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगी थी, और हो सकता है आपको 3 ऑप्शन दे दे और फिर आए कि नन ऑफ द अबव, तो आपको नन ऑफ द अबव करना होगा, बिकॉज फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार इंडिया में नहीं लगी है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 336। आर्टिकल 336 हमें क्या बताता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार बना देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 336। इसको मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनना और इसको लिख भी लेना। आर्टिकल 368 क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो वो सारी पावर्स कहाँ पे लिखी हुई है, 368 के अंदर लिखी हुई है, और प्रोसीजर भी किस तरीके से अमेंड होगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके की मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो सब के भी ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे अमेंडमेंट होता है तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद है आर्टिकल 111।
जो है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नर की जो पार्डन पावर्स होती हैं, उस तरीके से जो एक वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वो देश में किसी और के पास नहीं है। वीटो पावर क्या होती है, जैसे कि अगर आपने यूएन पढ़ा तो वहाँ पर भी जो परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है ना, किसी भी बिल के लिए या किसी भी प्रोविज़न के लिए। तो उस तरीके की वीटो पावर ही किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास भी है। और वीटो पावर कितने तरीके की होती है, वो होती है 3 तरीके की। एक होती है एब्सोलूट, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ अगर आप नोट कर रहे हो तो, ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट पावर और एक होती है सस्पेंसिव वीटो। क्या होता है, सस्पेंसिव, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो। और एक होती है पॉकेट वीटो। क्या होती है, एक पॉकेट वीटो। तो 3 तरह की वीटो होती हैं, वीटो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। ओके, एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाएं, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के पास वो कंसिडरेशन के लिए भेजा गया है बिल और प्रेसिडेंट अपनी एसेंट उस पर नहीं देता है और बिल को वहीं की वहीं छोड़ देता है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी एब्सोल्यूट पावर कहलाती है, एब्सोल्यूट वीटो पावर कहलाती है। उसके बाद है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो के अंदर प्रेसिडेंट क्या करता है कि कुछ रिकमेंडेशंस के साथ उस बिल को हाउस को वापस भेज देता है, यानी कि आप इन रिकमेंडेशंस को क्या कर लो, अप्लाई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट होती है हमारी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि पॉकेट में रख लेना, ठीक है। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गया, ओके, तो उसने क्या किया, उस पर ना तो अपना एसेंट दिया, ना अपनी रिकमेंडेशन दी, और उसको रख के भूल गया, यानी कि उसने वापस ही नहीं किया उसको। और पॉकेट वीटो में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि प्रेसिडेंट को कब तक बिल को वापस करके देना है, ठीक है। एसेंट देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करके प्रेसिडेंट को कब वापस करना है, ऐसा कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, तो इसलिए इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, यानी कि पॉकेट में रखकर जो है प्रेसिडेंट उसको भूल गए, उसको, किसको, बिल को, जिस पे उनको एसेंट देना था। ओके, उम्मीद करते हो कि आपको पसंद आ रहा, आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इजी लैंग्वेज आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 123 जो है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जिस सिचुएशन के लिए उसको कोई ऑर्डिनेंस जारी करना ज़रूरी लग रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकता है, वो किसी ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है, जारी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 143 जो है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस टू प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर किसी मुद्दे पर प्रेसिडेंट चाहता है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लेना या सुप्रीम कोर्ट चाहती है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, तो वो कर सकती है किसके अंदर, आर्टिकल 143 के अंदर। उसके बाद है आर्टिकल 227 जो है पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो अपने नीचे की कोर्ट्स पर क्या कर सकती है, निगरानी रख सकती है, देख रेख कर सकती है, जो इसको बोलते हैं हम सुप्रिटेंडेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या है, वीटो पावर एसेंट टू बिल बाय द गवर्नर, ठीक है। जब स्टेट लेजिस्लेटर के पास, यानी कि जब गवर्नर के पास किसी बिल को भेजा जाता है उसके एसेंट के लिए, तो उसके पास भी कुछ वीटो पावर्स होती हैं और कुछ एसेंट पावर्स होती हैं, यानी कि उसको साइन करना है या नहीं करना है, एसेंट देना है अपना या नहीं देना है। तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, अगर वो अपने एसेंट नहीं देता है वो, तो कुछ कॉन्सिडरेशंस, यानी कि जैसे कि मान लो कुछ सुधार चाहता है वो उस बिल के अंदर, तो उन सारे जितने भी सुधार वो चाहता होगा उनके साथ, यानी कि रिकमेंडेशंस के साथ वो क्या कर देगा, बिल को वापस कर देगा और एक्सपेक्ट करेगा उनसे कि उसकी जो कॉन्सिडरेशंस हैं या फिर उसके जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो उसके बाकी जो दूसरे हाउसेज हैं उनके द्वारा मान ली जाए और उस बिल में थोड़े से सुधार कर दिए जाएँ। तो ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। उसके बाद है आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O। ये क्या बताता है कि हमें पंचायती राज के जितने भी प्रोविजंस है वो बताता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को बाद में बनाया गया था, तो उनके जो प्रोविजंस थे वो कहाँ ऐड किए गए, आर्टिकल 243 से लेकर 243O। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखने में इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन ट्रस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर कितने तक, यानी कि ये जो लास्ट का ओ है ना, ये भी आपको याद रखना है कि कौन से प्रोविज़न तक आपको पंचायती राज के जो हैं सारी जो प्रोविजंस है वो कहाँ लिखे हुए मिलते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी लेटर दे देंगे, AJ करके कुछ भी दे देंगे, तो आपको ये जो लास्ट का वर्ड है वो भी याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल 243 से लेकर 243ZG, ये भी आपको याद रखना है। जैसे पंचायती राज का इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से म्यूनसिपैलिटीज़ का भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पंचायती राज जो हमें गाँव की व्यवस्था के बारे में बताता है, म्यूनसिपैलिटीज़ हमें जो हमारे शहरों में
म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनके बारे में बताता है, उसके प्रोविजंस के बारे में बताता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज जिस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से आर्टिकल के कौन से सब आर्टिकल थे, यानी कि जैसे कि ZG है तो ये ZG भी आपको याद रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जो कुछ और आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स नहीं कहेंगे उनको, एक्ट बोलेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कौन कौन से एक्ट किसके बाद आए और कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक का जो सफ़र था उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, बिकॉज मुझे रिकमेंडेशन दिया गया था बाय स्टूडेंट कि इस तरीके के प्लीज़ वीडियो बना दो। तो मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। अगर आप भी चाहते हो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो चार्टर एक्ट एंड ऑल थे उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, और कुछ और एक आधी वीडियोज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, बिकॉज मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। और मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, बिकॉज मैंने अलग अलग एंट्रेंस के लिए और कोर्सेज़ के लिए वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी, कोरोना से बचकर रहना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।